स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को समझने के लिए जो चीज़ हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा और वो है फोर्स। ठीक है, अब ये जो फोर्स है ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, स्कूल में, फिर उसके बाद 10+2 में हम सब ये फोर्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी इस फोर्स के बारे में हम लोग बहुत ही मिसकंसेप्शन अपने अंदर जेनरेट कर लेते हैं, डेवलप करते हैं। बहुत सारे मिसकंसेप्शन है फोर्स को लेकर, ठीक है। तो फिर हम लोग ये फोर्स से ही अपना अंडरस्टैंडिंग शुरुआत करेंगे। तो अगर मैं आप सबसे पूछूं फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स, तो आप क्या कहेंगे? मान लीजिए यहां पर एक बॉडी है और अगर मैं पूछूं कि इस बॉडी को, ये जो पोजीशन में इस बॉडी है, उस पोजीशन से आपको बॉडी को हटाना है, थोड़ा सा मूव कराना है, तो आप क्या करेंगे? इस बॉडी के ऊपर जो अप्लाई करना पड़ेगा उसी को हम लोग कह देते हैं फोर्स। तो अगर मैं पूछूं कि इस बॉडी को अगर यहां से यहां तक हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको धक्का लगाना पड़ेगा। सो दिस इज, ये जो धक्का हम लगा रहे हैं इसी को हम कह देते हैं फोर्स। अब धक्का ना लगा के हम लोग अगर चाहे तो इस डायरेक्शन में इसको खींच भी सकते थे। तो हम ये कह सकते थे कि फोर्स या तो धक्का लगाना मतलब पुश करना होगा या तो पुल मतलब खींचना पड़ेगा, ठीक है। सो फोर्स इज आइदर अ पुश और ए पुल। अब जरूरी नहीं है कि जब भी हम इस बॉडी के ऊपर धक्का लगा रहे हैं तभी ये बॉडी मूव कर जाएगा। जैसे आप ये समझ सकते हैं यहां से कि अगर ये फोर्स कुछ ज़्यादा नहीं है और ये बक्सा बहुत ही भारी है तो फिर ये बॉडी मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर ये फोर्स एडिक्वेट है, मतलब इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, देन दिस बॉडी विल मूव लाइक दिस। तो बस यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए फोर्स आइदर मूव्स और टेंड्स टू मूव ए बॉडी। फोर्स या तो एक बॉडी को मूव करता है या तो उसको मूव करने की कोशिश करता है। इट टेंड्स टू मूव ए बॉडी। अब जब भी आप मूवमेंट कहेंगे ना तब एक सवाल आएगा कि मूवमेंट जो होगा वो किस दिशा में होगा, इन विच डायरेक्शन। तो फिर हम यहां पर बताते हैं कि फोर्स आइदर मूव्स और टेंड्स टू मूव ए बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्शन। तो मतलब जब भी आप मूवमेंट की बात करेंगे इस मूवमेंट के साथ ही एक डायरेक्शन अटैच्ड होता है कि किस दिशा में मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, और जिस दिशा में फोर्स उस बॉडी को मूव करता है या करने की कोशिश करता है उस दिशा में हम फोर्स की डायरेक्शन दिखाते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम फोर्स को हमेशा इस डायरेक्शन के वजह से एक एरो की तहत दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है ना, इस एरो की तहत एक फोर्स को हम लोग दिखा देते हैं। इस एरो का मतलब क्या है कि इस एरो से हमें पता चलता है कि हाँ ये फोर्स बॉडी को इस दिशा में मूव करवा रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि फोर्स को हम फुल्ली कैरेक्टराइज्ड मतलब फुल्ली डिफाइन कैसे करें। और उससे पहले हम एक और बात भी समझ लेते। देखिए गौर से, यहाँ पर फोर्स अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? बॉडी को टच करना पड़ रहा है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर फोर्स को धक्का देने के लिए यू हैव टू टच द बॉडी। हाँ, आप दूर से भी धक्का दे सकते हैं लेकिन फिर भी देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर किसी और बॉडी पार्ट से आपको धक्का देना। मान लीजिए एक लाठी आप पकड़ लिए तो उस लाठी से धक्का देना पड़ेगा, फिर लाठी को इस बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। तो फिर इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं हम इस फोर्सेस को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। मतलब बॉडी के साथ कांटेक्ट बना के ही आप बॉडी को फोर्स दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या बॉडी के साथ, किसी भी बॉडी के साथ कांटेक्ट बनाना जरूरी है फोर्स के लिए? जी हाँ, विदाउट कांटेक्ट बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा सकता है। जैसे आप सबको पता है वेट, ठीक है। वेट जो होता है ना किसी बॉडी का, वेट क्या होता है? वेट भी एक फोर्स होता है। ये फोर्स कौन देता है? किसी भी बॉडी के ऊपर पृथ्वी एक फोर्स देता है और इस फोर्स को हम कह देते हैं वेट।
ये वेट के लिए पृथ्वी को इस बॉडी को कांटेक्ट करना जरूरी नहीं है। अगर बॉडी पृथ्वी के साथ कांटेक्ट है तब भी उसके ऊपर फोर्स है, और अगर बॉडी कांटेक्ट में ना हो तब भी ये वेट उसके ऊपर काम करेगा। मतलब पृथ्वी कैपेबल है कि किसी भी बॉडी के साथ कांटेक्ट में ना रह के भी उसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई कर सकता है। और एक फोर्स है जो नॉन कांटेक्ट है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया। लेकिन ये दोनों फोर्स के अलावा हम मैकेनिक्स में जिन फोर्सेस के बात करते हैं वो सब फोर्सेस क्या होते हैं, कांटेक्ट फोर्स होते हैं। और कांटेक्ट कहाँ पर होता है, बॉडी के बाउंड्री पे, मतलब बॉडी के सरफेस पर आपको कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी जाकर आप उस बॉडी के ऊपर फोर्स आप अप्लाई कर सकते हो। अब अगर मैं फोर्स को कैरेक्टराइज करना चाहूं तो कैसे करूं, मतलब फुल्ली हम फोर्स को डिफाइन करना चाहते हैं तो फिर कैसे करें। अगर हम फोर्स को फुल्ली डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा। मान लीजिए ये बॉडी के ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है, तो हमें कौन कौन सा चीज बताना पड़ेगा। पहले तो ये बताना पड़ेगा कि ऑन व्हिच पॉइंट, किस पॉइंट पर यह फोर्स काम कर रहा है। तो हमें सबसे पहले जो चीज बताना पड़ेगा वो है पॉइंट, ऑन व्हिच पॉइंट द फोर्स इज एक्टिंग। और उसके बाद हमें क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो हम ये एरो से ही दिखा देते हैं कि हाँ इस डायरेक्शन में ये फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये पॉइंट किस पॉइंट पे काम कर रहा है। नेक्स्ट उसका दिशा या डायरेक्शन कौन सा है, एंड थर्ड उसका वैल्यू कितना है। ठीक है ना, कभी कभार हम लोग दिशा ना बता के उसका लाइन ऑफ एक्शन भी हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं। सो हम ये कह सकते हैं द एक्शन ऑफ ए फोर्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड मतलब इसका वैल्यू कितना है, ये फोर्स कितना है, 10 किलो न्यूटन है या तो 300 किलो न्यूटन है या कि 2500 किलो न्यूटन है। तो दिस आर कॉल्ड मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू। तो ये मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा। उसके बाद उसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा। अगर मैं ये कह दूं कि ये एक बॉडी है और यहां पर एक फोर्स है, एक इसका कोई मीनिंग नहीं है। इस पॉइंट पे एक फोर्स है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। हमें यह बताना पड़ेगा कि इस पॉइंट में कौन से दिशा में फोर्स है, यहां पर होगा या इस दिशा में होगा या इस पॉइंट पर इस दिशा में होगा। सो फोर्स को हमेशा आपको डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा। और उसके बाद आ जाता है इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब बॉडी के ऊपर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किस पॉइंट पे ये काम कर रहा है। और आप सबको ये पता है क्योंकि इस फोर्स को ये मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ रहा है कैरेक्टराइज करने के लिए और डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है, इसीलिए हम फोर्स को क्या कह देते हैं, हम फोर्स को कह देते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी। तो हम ये बात जानते हैं। कभी कभार जैसे हम बता रहे थे, कभी कभार ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ना बता के हम ये लाइन को आइडेंटिफाई कर देते हैं। मतलब इस लाइन को हम लोग कह देते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स। मतलब ये फोर्स इस लाइन ऑफ एक्शन, मतलब इस लाइन बरोबर काम कर रहा है। ठीक है, कभी कभार इससे भी हमारा काम चल जाता है, लेकिन हमेशा नहीं। और इसीलिए ये तीन चीजें फोर्स के बारे में आपको बताना ही पड़ेगा। ओके, चलिए अब आ जाते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स का यूनिट क्या है। आप सबको पता है फोर्स का यूनिट एसआई यूनिट होता है किलो न्यूटन। अब ये आता कहां से है, फोर्स का यूनिट हम लोग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पता चलता है। और आपको पता है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज P इक्वल्स टू mf। उसका मतलब यह है कि अगर एक बॉडी है और उस बॉडी का मास है m, तो उस बॉडी को अगर हम f एक्सीलरेशन में मूव करना चाहे तो उसके ऊपर हमें p फोर्स लगाना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बस हमें ये याद रखना है कि p इक्वल्स टू mf। तो अगर मैं पूछूं कि m मास जो है उसका यूनिट आपको पता है SI यूनिट है kg, और f जो एक्सीलरेशन है उसका SI यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों को मिला के हो जाता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं पूछूं कि ये फोर्स का यूनिट क्या है, तो आप कह सकते हैं कि फोर्स का यूनिट हो जाता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसी को हम लोग कह देते हैं न्यूटन।
तो हम कह सकते हैं कि फोर्स का जो यूनिट है वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, या तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग न्यूटन कह देते हैं और यही हम कहेंगे। तो फिर हम ये लिख लेते हैं, द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट, ऑब्वियसली इन यूनिट ऑफ फोर्स एसआई यूनिट इज दस एक्सप्रेस्ड इन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज न्यूटन। ओके, अब एक और चीज हम लोग अभी भी डिस्कस कर रहे थे, वेट। तो वेट क्या है? जैसे हमने अभी अभी बताया कि अर्थ जो है, पृथ्वी, हर एक बॉडी को नीचे की तरफ खींचता है, अपने तरफ खींचता है, और वो जो फोर्स हर एक बॉडी के ऊपर जो अप्लाई करते हैं उसको हम लोग कह देते हैं वेट। तो मान लीजिए अगर एक बॉडी का मास अगर है m kg, ठीक है, m kg मतलब m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10 kg, 1000 kg, ठीक है। तो मतलब ये जो मास है m kg, तो उसके ऊपर पृथ्वी कितना फोर्स लगाएगा? उसके ऊपर पृथ्वी जो फोर्स लगाएगा वो होगा m इंटू जी, और g का वैल्यू क्या होगा? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मिला के हो जाता है m मल्टीप्लाइड बाय 9.81 न्यूटन। मतलब अगर किसी बॉडी का मास है m kg, तो पृथ्वी उसके ऊपर m इंटू 9.81 न्यूटन फोर्स देगा, और ये जो फोर्स है m इंटू 9.81 न्यूटन, इसी को हम लोग कह देते हैं वेट ऑफ द बॉडी। तो बस ये हम याद रखेंगे, क्योंकि हमें बहुत बार ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स या तो इंजीनियरिंग के बहुत सारे एप्लीकेशंस में हमें मास दिया जाता है और हमें वेट निकालना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को इतने सिंपल सी बातों में भी बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, ठीक है। हालांकि मुझे पता है ज़्यादातर आप लोगों में ये कंफ्यूजन है नहीं, तो बस हम इसको यही छोड़ देते हैं। तो आप ये हमेशा याद रखिए कि मास अगर m kg है तो वेट होगा m इंटू 9.81 न्यूटन। अब फोर्स जो है उसका डायमेंशन क्या है? मान लीजिए इसका यूनिट तो न्यूटन बन गया या तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन उसका डायमेंशन यहां से आएगा। देखिए केजी जो है ये किसका यूनिट है? मास का। तो हम यहां पर इसको लिख लेते हैं m। फिर ये जो मीटर है ये किसका यूनिट है? दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो हम उसको लिख लेते हैं l। और ये जो सेकेंड स्क्वायर नीचे है, मतलब अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड टू द पावर -2। सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, तो उसको हम लिख लेते हैं t टू द पावर -2। तो अगर हम ये फंडामेंटल डायमेंशंस यहाँ पर बिठा देते हैं मास, लेंथ और टाइम का, तो ये ऐसे लिख सकते हैं mlt टू द पावर -2, और ये बन गया अपनी फोर्स का फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो आप ये दोनों चीजें याद रखिए कि अगर यूनिट, ऐसा यूनिट अगर फोर्स का है न्यूटन, सीजीएस में हो जाता है डाइन, ठीक है। अगर आप एफपीएस में ले लेते हैं तो फोर्स का यूनिट आ जाता है पाउंडल। तो फिर बस ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखिए कि ऐसा यूनिट में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, लेकिन फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ फोर्स जो है वो होता है mlt टू द पावर -2, और ये किसी भी यूनिट में नहीं है। मतलब हर एक यूनिट में इसका डायमेंशन तो यही रहेगा। आप चाहे ऐसा यूनिट में लो, चाहे सीजीएस में लो, या तो चाहे एफपीएस में लो, एमकेएस में लो, किसी भी यूनिट पे आप जाए, किसी भी स्टैंडर्ड पे जाए, तो इसका ये आ जाता है फंडामेंटल डायमेंशन, ठीक है ना, mlt टू द पावर -2। ओके, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर एक बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी यहां पर एक वॉल है, इस वॉल में सपोर्टेड है, मतलब इस वॉल के साथ ये चिपक के रह रहा है, किसी भी तरह से ये इसके साथ चिपका हुआ है। मान लीजिए इस बॉडी के ऊपर आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं P, और ये फोर्स कुछ ज्यादा नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं बिकॉज ऑफ दिस फोर्स क्या ये बॉडी मूव करेगा, तो आप कहेंगे नहीं करेगा, इट इज नॉट मूविंग। अब अगर मैं पूछूं क्यों नहीं मूव कर रहे हैं, तो आप कहोगे कि भाई ये यहां पर चिपका हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वॉल है, ठीक है, ये जो वॉल है, दिस वॉल इज एक्चुअली एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन द बॉडी, और ये फोर्स बिल्कुल, ये जो फोर्स है इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तभी जाकर ये बॉडी मूव नहीं हो रहा है। तो ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स को हम लोग कह देते हैं सपोर्ट फोर्स। सपोर्ट फोर्स मतलब यहां पर जो सपोर्ट है ना बॉडी की, ये सपोर्ट इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स दे देता है, और उस फोर्स को हम लोग कह देते हैं सपोर्ट फोर्स। तो अब अगर हम लोग पूछे यहां से कि सपोर्ट्स फिर क्या होता है,
तो हम ये कह सकते हैं कि सपोर्ट्स रेजिस्ट मूवमेंट्स एट सपोर्ट पॉइंट्स। सपोर्ट्स करते क्या, सपोर्ट्स होते क्या है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सपोर्ट्स एट द टच पॉइंट। जो एक बॉडी होता है ना, कोई भी बॉडी आप मान लीजिए, आप जिस कुर्सी पे बैठे हो आप उसे को मान लो, आपकी बिल्डिंग को मान लीजिए, या कोई भी बॉडी को मान लीजिए, वो किसी ना किसी के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है ना, और तभी वो जाकर मतलब वो मूव नहीं हो रहा है। जिस पॉइंट पे वो अपने सराउंडिंग्स के साथ कांटेक्ट में है, उस पॉइंट को हम लोग कह देते हैं सपोर्ट। और सपोर्ट्स क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्ट मूवमेंट्स। सपोर्ट्स बॉडी कोई मूवमेंट को रेजिस्ट करता है, ठीक है। कहां पर, एट सपोर्ट पॉइंट्स। देखिए यहां पर एक बहुत ही ट्रिकी बात है। मान लीजिए यहां पर एक फोर्स हमने अप्लाई कर दी और इस फोर्स का नाम दे दिया F। अब इस फोर्स की वजह से ये बॉडी कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो जाएगा। मतलब अगर मैं इस बॉडी की इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, और इस पॉइंट की मूवमेंट को ये सपोर्ट रेजिस्ट नहीं कर रहा है। ये सपोर्ट किस पॉइंट की मूवमेंट को वो सपोर्ट रेजिस्ट कर रहा है, इस पॉइंट की। मतलब जो सपोर्ट पॉइंट है उस पॉइंट की मूवमेंट को सपोर्ट रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट कितना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा, ये बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये बॉडी लोहे का है तो बहुत कम डिफॉर्मेशन होगा, अगर ये रबर का है बहुत ज्यादा मूवमेंट होगा। तो फिर ये बॉडी की प्रॉपर्टी पर चला जाता है। लेकिन बॉडी लोहे का हो या रबर का हो, इस पॉइंट की कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि ये सपोर्ट इस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर देगा। तो फिर हम कह देते हैं कि सपोर्ट्स रेजिस्ट मूवमेंट्स। कहां पर, एट सपोर्ट पॉइंट्स। जो सपोर्ट पॉइंट्स है ना, वहां पर ये बॉडी अपने मूवमेंट को रेजिस्ट कर देता है। कैसे, बाय अप्लाइंग फोर्सेस एट दीज पॉइंट्स, एट दोज पॉइंट्स, ठीक है। कि सपोर्ट उस पॉइंट्स पर फोर्स अप्लाई कर देते हैं, तब जाकर वहां पर मूवमेंट रुक जाते हैं बॉडी का, ठीक है। तो दीज फोर्सेस जो होते हैं उसको हम लोग कह देते हैं सपोर्ट रिएक्शंस। अब हम लोग चले आते हैं टाइप ऑफ सपोर्ट्स। मतलब सपोर्ट्स होते कितने तरह की है। देखिए, बेस्ड ऑन द नंबर एंड टाइप ऑफ फोर्सेस दे एक्सर्ट्स ऑन द बॉडी। मतलब सपोर्ट्स कितने सारे रिएक्शंस, कितने सारे फोर्सेस और किस टाइप के फोर्सेस बॉडी के ऊपर एग्जर्ट करता है, ये सब फोर्सेस को हम लोग क्या कह देते हैं, सपोर्ट रिएक्शंस। तो नंबर एंड टाइप ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस जो होते हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड करके, उसके बदौलत हम लोग सपोर्ट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पर छोड़ते हैं। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट्स कितने तरह के होते हैं और डिफरेंट सपोर्ट्स जो होते हैं वो क्या क्या रिएक्शंस एक बॉडी के ऊपर एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।